कभी सोचा है जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग पूरी तरह से एक तबाह देश बन चुका था, लेकिन आज के समय में इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बन गया है। वहीं बात करें अगर चाइना की, वो आजाद होता है 1 अक्टूबर 1949 को और आज इस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। और फिर आता है दोस्तों भारत, आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और अगर देखा जाए तो आज के समय में इस पूरी दुनिया में वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हमारे भारत के पास दोस्तों इसरो है, डिजिटल इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी है। लेकिन सवाल वही आता है कि इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स के बाद भी आज इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। आखिर क्यों दोस्तों हमारा भारत भी जापान और चाइना की तरह एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है? इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी छुपी हुई है जिसके बारे में कोई अक्सर बात ही नहीं करता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर एक डेवलपिंग कंट्री होती क्या है? जब भी इंडिया का नाम आता है तो अक्सर यही कहा जाता है कि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री वो देश होता है जहाँ डेवलपमेंट जो है वो तेजी से हो रहा होता है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना अभी भी बाकी होता है। और इसी कैटेगरी में आता है हमारा भारत। एक पूरी तरह से विकसित देश ना होने के बावजूद भी दोस्तों इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज वाले देशों में शामिल है। लेकिन दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी देखकर उसे एक डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जा सकता। और यहीं पर आता है एक इम्पोर्टेंट वर्ड जिसे कहा जाता है जीडीपी, यानी एक साल के अंदर किसी देश ने कितनी वैल्यू का सामान और सर्विस प्रोड्यूस की। लेकिन दोस्तों सिर्फ देश की जीडीपी बढ़ने का मतलब भी ये नहीं होता है कि हर इंसान की जिंदगी भी उतनी ही बेहतर हो गई। इसीलिए हमारे देश के एक्सपर्ट्स जीडीपी के साथ पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, यानी देश की एवरेज इनकम हर एक इंसान के हिस्से में कितनी आ रही है। और शायद यही वो वजह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया को आज एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। अब यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है दोस्तों, आखिर इंडिया को आज भी डेवलपिंग कंट्री बनाए रखने वाले रीजंस क्या है? इसका जवाब दोस्तों सिर्फ एक रीजन नहीं है बल्कि कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो सालों से इंडिया की डेवलपमेंट को धीमा कर रहे हैं। और उन चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हर साल लाखों नए जॉब्स, नए स्कूल्स, नए हॉस्पिटल्स, इन सब की जरूरत पड़ती है। और जो दूसरा चैलेंज है वो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। आज भी बहुत से स्टूडेंट्स दोस्तों डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री को जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होती। उसके बाद थर्ड रीजन जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आते हैं लेकिन उतनी तेजी से हमारे इंडिया में नई जॉब्स बन नहीं पाती है। बात करें दोस्तों फोर्थ चैलेंज की, वो है हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया के बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटीज अच्छी है लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी बेसिक हेल्थ केयर है। और भारत के कई हिस्सों में ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स और ना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें चैलेंज की, और वो है इनकम इनइक्वालिटी। यानी देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है दोस्तों लेकिन उस ग्रोथ का फायदा हर इंसान तक एक बराबर हिस्से में नहीं पहुंच पा रहा। एक तरफ कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग जो हैं वो आज भी अपनी डेली जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है दोस्तों, क्या भारत हमेशा से एक डेवलपिंग कंट्री था या फिर हमारे इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने भारत की दिशा को ही बदल दिया? 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही देश को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम तो देश में पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उस समय भारत को लगभग जीरो से अपना भविष्य बनाना था। और फिर आता है साल 1991। ये साल भारत की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ दोस्तों। उस समय जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, जिससे विदेशी निवेश भारत में आने लगे और भारत में जो निजी कंपनियां थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी दोस्तों। साल 2000 तक आते आते भारतीय कंपनियां दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने लगी थी और करोड़ों लोगों के लिए एक नए अवसर पैदा हुए। लेकिन क्या इंडिया का हर हिस्सा एक जैसी स्पीड से डेवलप हुआ? इसका जवाब है नहीं। आज अगर हम मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे जैसे शहरों को देखते हैं
तो हमें क्या दिखाई देता है? वहाँ पर दोस्तों मॉडर्न हाईवेज, मेट्रोज, IT पार्क्स और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नजर आती है। लेकिन इस भारत के कई गाँवों और दूर दराज इलाकों में आज भी अच्छी सड़कें, हॉस्पिटल्स, क्वालिटी स्कूल्स और रोजगार की कमी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि एक तरफ इंडिया का एक हिस्सा 21वीं सदी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी भी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ये बात तो साफ है कि किसी देश में डेवलपमेंट अगर बराबर ना हो तो उस देश की ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि इंडिया आज भी एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंडिया एक दिन डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? और इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी बढ़ जाने से ये एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा। इंडिया को पूरी तरह से एक विकसित देश बनने के लिए हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचानी होगी। हर युवा को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स देनी होगी। नए इंडस्ट्रीज, नए स्टार्टअप्स और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन में लगातार इन्वेस्टमेंट करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, देश की ग्रोथ का फायदा हर आम इंसान तक पहुंचाना होगा, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से डेवलप्ड नहीं बनता। वो एक विकसित देश तब बन सकता है जब उस देश का हर नागरिक डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। और शायद इसी वजह से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो है उसकी यंग पॉपुलेशन। और अगर इसी पॉपुलेशन को सही एजुकेशन, सही अपॉर्चुनिटीज और सही डायरेक्शन मिल जाए तो आने वाले सालों में इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल डेवलप्ड नेशन में से शामिल हो जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने से रोकने वाला सबसे बड़ा रीजन क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।